हेलो दोस्त, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम फिर से 5 क्वेश्चन लेने वाले हैं। आज जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लास्ट 10 इयर्स का PYQs कराने वाले हैं फिजिक्स में नीट के लिए। तो उसी में अभी हम किसका PYQs कर रहे हैं, 2022 का। तो उसी में आप आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो नाउ डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन। अब देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो और इसका सॉल्यूशन करो। तुरंत आपसे बनना चाहिए, ज़्यादा टाइम है नहीं, कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अब टाइम अपने पास कम है तो सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड। ये सबको ध्यान रखा करो, दो मास क्या है और रिस्पेक्टिवली शब्द का उसके सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। आर कनेक्टेड टू 2 रॉड्स, देखो लेंथ दे रखा है रॉड का, विथ नेग्लिजिबल मास, ठीक है। मास रॉड का 0 दे रखा है क्वेश्चन को इजी करने के लिए। देखो द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, देखो ये वाली बात ध्यान रखना है। सेंटर ऑफ मास कहाँ से पूछ रहा, 10 kg वाले ब्लॉक से सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो देखो, अबे भाई ये तो डायरेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना वाहियात क्वेश्चन दिया है ना कि इसको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक करो 20/3। समझ में आया? समझो, करने की ज़रूरत है ही नहीं मेरे दोस्त। इतना ये क्वेश्चन चाह रहा है क्योंकि टाइम कम देते हैं, मतलब समझ रहे हो तुम, चाह रहे हैं कि तुम्हें करो नहीं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं। इसका मास कितना है, इसका मास मैंने 10 kg है, ठीक है मन। और इसका मास कितना है 20 kg, ठीक है। अब ये यहाँ रॉड की लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर। तो इसका सेंटर ऑफ मास लेट सपोज यहाँ आया हो, जो कि यहाँ से 5 मीटर पे है। समझ में आ रहा? लेट सपोज अगर इसका मास भी क्या होता है 10 kg है और इसका मास भी 10 kg होता है, तो सेंटर ऑफ मास मतलब मिड पॉइंट कहाँ आता, यहाँ पे आता, 5 मीटर पे आता सेंटर ऑफ मास। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब से दोनों का बॉडी का मास डिफरेंट है। तो एक्चुअली होगा किधर, तो देखो ये तो मालूम है ना तुम्हें कि सेंटर ऑफ मास किसके तरफ रहता है। अगर दो बॉडी का मास इक्वल है तो मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास आएगा। लेकिन अगर दोनों बॉडी का मास डिफरेंट है तो सेंटर ऑफ मास उसके पास रहेगा जिसका वेट ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? तो ही बैलेंस हो पाएगा। तो वेट यहाँ पे किसका ज़्यादा है, 20 kg का, यानी कि सेंटर ऑफ मास ये डेफिनेटली इतना मालूम है 5 मीटर पे तो नहीं रहेगा, ये इधर ही कहीं रहेगा, यानी कि ये इधर से पास पड़ेगा, यानी कि 20 kg ब्लॉक है, यानी कि इसके पास होना चाहिए। तो इसके दूर तो 5 मीटर आ गया, 5 मीटर पर तो इक्वल होता तो रहता, तो पास क्या होगा, यानी कि 5 मीटर से कम। तो ऑप्शन देखो कौन है, ये देखो, ये 3.33, ये 3.33, ऑप्शन खत्म। ये 10 मीटर तो होने नहीं वाला, यहाँ कैसे आ जाएगा। और ये 5 मीटर मिड पॉइंट होगा नहीं, दोनों का मास सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन सेकेंड टिक करो, आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है कैसे करते क्वेश्चन? अब बहुत लोग को दिक्कत आ जाएंगे, अरे समझ में नहीं आया, लॉजिक हो सकता है हमें क्लिक ना करे, चाहे इतने भी घटिया चीज़ें समझ में ना आए, हो सकता है बहुत लोग को समझ में ना आया हो। तो वापिस से जाओ, पॉज करो, पीछे जाके वापिस से देखो। अब बहुत लोग बोल रहे हैं ठीक है समझ में आ गया, मेथड हमें भूल गए हैं वो बता दो, ठीक है, लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब बहुत लोग को, मुझे मालूम है मेरे दोस्त, बहुत लोग को दिक्कत भी हो रहा होगा कि ये सब तो आता है ठीक है थोड़े, लेकिन देखो मेरे दोस्त, मेरा टारगेट है मेन एवरेज लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो उनके लिए सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, कि जो भी डाउट आ रहा है उनके, क्योंकि मेरा मेन टारगेट वही है, आपको हर कुछ डिटेल में दिया जाए। देखो उनके लिए XCOM = M1 x1 + M2 x2, ठीक है, अपॉन M1 प्लस, जिसको आता है उसका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब M1 का क्या है, ये M1 था ना, ये M2 था 20 kg वाला। अब इसका क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, रॉड की लेंथ 10 था तो 10,0। तो यहाँ पे XCOM निकाल रहे थे, x के कोऑर्डिनेट से मतलब होना चाहिए। तो देखो M1 की वैल्यू कितनी है, 10 kg है, तो 10 × x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो ख़त्म। M2 की वैल्यू क्या है 20 kg, इंटू x कोऑर्डिनेट कितना है 10 मीटर, अपॉन M1 + M2, 10 + 20 = 30, यानी क्या होगा 20, ये देखो 200 आ गया, अपॉन 30, यानी कि 20/3 मीटर आ गया आंसर। ये यूनिट मीटर था तो मीटर,
तो आई होप ऐसे भी तुम्हें समझ में आ गया हो, बहुत चिंदी क्वेश्चन था, करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन को देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे, ठीक है। बट जो मैं बात आखिरी में बताऊंगा ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब बायो कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। रेडियाई ऑफ कर्वेचर ईच, दोनों का रेडियस सेम है। इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल दे रखा है, लेंस का म्यू लेंस कितना है 1.5। तो पावर पूछा है, ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये है बायो कन्वेक्स लेंस दे रखा है, AR1 AR2 ये दे रखा है, म्यू लेंस भी दे रखा है, ठीक है। तो 1/f क्या होता है, ये क्या पूछा है, पावर पूछा है, तो पावर यही होता है ना, पावर इज इक्वल टू 1/f, वेयर f इन मीटर, ये लिखा जाता है वेयर f इन मीटर, ठीक है। तो ये होता है पावर, f इक्विवेलेंट बोल दो, f बोल दो, यही होता है ना पावर। तो देखो अब पावर निकालने के लिए मुझे तो इसका f निकालना पड़ेगा, इट मीन्स f इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो लेंस का f इक्विवेलेंट सोचते कैसे वो बता रहा हूँ, पावर का पूछा था, फाइनल रिजल्ट उसने पावर पूछा था, तो पावर मैं क्या जानता हूँ, पावर इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट। तो उसके लिए तो f की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, f इक्विवेलेंट की, तो f इक्विवेलेंट निकालो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1 इज इक्वल टू 1/r1 -1/r2। अब देखो यहाँ पे म्यू लेंस की वैल्यू क्या है 1.5, म्यू मीडियम एयर है तो 1 -1 देखो इक्वल टू 1/r1। अब 1/r1 की वैल्यू देखो, r1 इसको लिया इंसिडेंट लाइट इधर से, तो r1 देखो इधर पॉजिटिव साइड में है, तो r1 की वैल्यू पॉजिटिव से होगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस 1/r2। अब r2 किधर है, इधर है, देखो इंसिडेंट लाइट इधर से ही, तो r2 की वैल्यू ऐसे बनेगा, तो r2 की वैल्यू निगेटिव होगी, यानी कि -20, यानी कि ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हो गया प्लस, ठीक है। तो यानी कि 3/2 सॉरी माइनस हो गया ना, तो 1/2 इंटू 2/20 सेंटीमीटर, यानी कि f इक्विवेलेंट की 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई 20 सेंटीमीटर, यही आई ना, एग्री कर, तो सॉरी 1/20 सेंटीमीटर यही आई ना, तुम एग्री करते हो 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई 1/20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पावर निकालना था, पावर का फॉर्मूला क्या था 1/f इक्विवेलेंट, तो 1/f इक्विवेलेंट की क्या आई थी 20 सेंटीमीटर। आज चूँकि हम जानते हैं, पढ़ते हैं क्या कि पावर हमेशा मीटर में f की जो वैल्यू डालते हैं वो मीटर में डालते हैं, समझ में आ रहा है, तो यानी कि सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में डालना पड़ेगा। अब तुमने बहुत जगह रट्टा क्या सीखा होगा, भैया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, जो भी आए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। बहुत लोगों को मैं बता रहा हूँ मेरे दोस्त, इतना घटिया कंसेप्ट है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, कन्फ्यूज आते हैं जब क्वेश्चन आता है, तो ऐसे बोलेंगे हाँ हाँ आता है हमें, लेकिन कन्फ्यूज आएंगे क्वेश्चन आएगा उनके सामने। तो देखो ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखो यहाँ पे थोड़ी देर समझ ही लो। देखो अब 1/20 लिखा हुआ है, इसको 1/20 to 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ इधर थोड़ी देर के लिए। देखो अब 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, समझ में आ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा 1 मीटर अपॉन 100, यही होगा ना, चूँकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, एग्री करते हो, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर अपॉन 100 होगा, तो यही पुट कर दो ना 1 सेंटीमीटर की जगह पे। देखो तो 1/20 इंटू 1 जो सेंटीमीटर था उसकी जगह पर 1 मीटर अपॉन 100, ठीक है। तो ये क्या होगा 100/20 मीटर इनवर्स। तो पावर का ही होता है डायोप्टर, इसको डायोप्टर बोलते हैं, यूनिट का होता है m इनवर्स, मतलब डायमेंशन। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का 5 दिया जाएगा, आंसर टिक करो, कहाँ वही दिया हुआ है, देखो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। तो अपन को अब नाउ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। हम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना आपके स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आ गया, अब इसको सोल्व करो और ना बने उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है ना। देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि एक सोप बबल है, ठीक है, एक्सपेंड करता है द प्रेशर इनसाइड द बबल
अब मेरा क्वेश्चन आपको यहीं पे तुरंत है कि मेरे दोस्त से क्वेश्चन अगर प्रेशर क्या पूछा है, इनसाइड पूछा है बबल के, प्रेशर आउटसाइड भी तो पूछ सकता है। तो प्रेशर आउटसाइड क्या होगा, क्या इस क्वेश्चन को पूछना चाहिए अगली बार कि नहीं पूछना चाहिए? कमेंट करो और ये बताओ कि प्रेशर अगर बबल का इनसाइड पूछा है डिक्रीज होगा कि रिमेन सेम होगा कि इंक्रीज होगा कि इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो अगर मैं आउटसाइड पूछता हूँ तो क्या होगा? बहुत चिंदी है लेकिन ठीक है, आपकी क्लियरिटी तो हो जाएगी कंसेप्ट की। ठीक है, देखो तो क्या बोलता है, इफ़ अ सोप बबल एक्सपेंड, ये बबल मान लिया, ठीक है, एक्सपेंड द प्रेशर इनसाइड द बबल, ये सोप बबल है, ठीक है, ये इनिशियल फेस में था, ये हो गया। पहले था इसका लेट सपोज रेडियस आर था तो इसका अब रेडियस 2r हो गया है, एक्सपेंड हो गया पी इनसाइड, ठीक है, पहले पी इनसाइड था कुछ, ठीक है, तो अब पी इनसाइड क्या होगा, ठीक है, पी डैश इनसाइड, और ये पी आउट है, पी आउट है। अब मैं पूछ रहा था कि पी आउट अगली बार पूछ सकता है कि नहीं, तो मैं ये क्लियरिटी तो तुम्हें दे ही देता हूँ कि देखो पी आउट क्या है, बाहर एटमॉस्फेयर है मेरे दोस्त, एक बैलून है, अब बैलून को एटमॉस्फेयर में बड़ा हो गया छोटा हो गया, बड़ा हो गया छोटा हो गया, उससे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, कहाँ है मीडियम, तो एटमॉस्फेयर ही होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि पी आउट क्या होगा, पी नॉट के बराबर होगा। अगर क्वेश्चन पूछता फ्यूचर में तो समझ में आ रहा है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होता है। लेकिन इसने क्या पूछा है, देखो प्रेशर इनसाइड, उसको मालूम है क्वेश्चन बहुत चिंदी हो जाएगा, लेकिन बहुत लोग चिंदी क्वेश्चन को भी गलत कर देंगे, तो उसने प्रेशर इनसाइड पूछ लिया। हो सकता है फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चन बना दे, कोई भरोसा नहीं एनटीए का, समझ में आ रहा है। तो इनसाइड प्रेशर पूछ रहा है। देखो तुम फार्मूला पढ़ते हो, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2T अपॉन आर, ये पढ़ते हो ना, एक्सेस प्रेशर चेंज इन प्रेशर दैट इज इक्वल टू 2T अपॉन आर फॉर बबल के केस में। टी क्या है, सरफेस टेंशन होता है, तो ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, रेडियस पे डिपेंड करता है। देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो डेल्टा पी इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। हो सकता है मेरे दोस्त कल को इन दोनों के बीच में क्या पूछ ले, ग्राफ पूछ ले, तो तुम्हें लास्ट वीडियो देखोगे उसी में बताया था कि x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। खैर वो सब छोड़ते हैं, आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर बबल एक्सपेंड हो रहा है तो रेडियस r से 2r हो गया लेट सपोज, तो r बढ़ा तो इसको डेल्टा पी को घटना पड़ेगा ना, डेल्टा पी को कम होना पड़ेगा। समझो जरी बात को, जैसे मैंने बोला 6, 3 इंटू 2 6 हुआ, ठीक है, तो मैंने मान लिया कि एक नंबर मेरा 3 क्या हुआ, 3 को मैंने 2 टाइम्स कर दिया, 3 को मैंने बढ़ा के 2 टाइम्स कर दिया, तो 3 का वैल्यू 6 हो गया, तो इसको x बोला, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x को कम होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू 2 से 1 हो गया, यानी कि x की वैल्यू 1 होना पड़ेगा। x क्या 2 से कम हुआ, अगर एक वैल्यू को मैं बढ़ाता हूँ तो दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो इसी तरह से है, अगर r बढ़ा तो डेल्टा p कम होगा, तो डिक्रीज कौन सा ऑप्शन है, टिक करो। देखो कितना चिंदी क्वेश्चन है, पढ़ के डायरेक्ट टिक करो और आगे बढ़ो। इस पर क्या पूछा, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या यार, ये तो डायरेक्ट सबको मालूम है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखो एक सेल लिया, ठीक है, कोसेंट्रिक सेल, ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना इससे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सबसे परपेंडिकुलर होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। तो क्या द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या, ये इक्विपोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है के क्यू अपॉन आर, तो यहाँ से आर डिस्टेंस ले लिया तो पोटेंशियल की वैल्यू यही होगी। तो पोटेंशियल क्या होगा, हर जगह आर की वैल्यू सेम है, आर की वैल्यू सेम है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, सब पे सेम है। अगर यहाँ पे डी क्यू है तो इधर भी छोटे से एलिमेंट में डी क्यू है, हर जगह डी क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब एक सर्कुलर लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, समझ में आ रहा है। तो इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया, तो यहाँ से हर पॉइंट पे इक्वी पोटेंशियल सेम रहेगा। तो क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस यही हुआ ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है डायरेक्शन, इक्विपोटेंशियल ये है, तो इसके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया हो, मज़ा आया हो।